आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक जाने माने जिला कोटा से। यहीं रामगंज मंडी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक शख्स रहा करते थे, 32 साल के चेतन प्रकाश गलाना। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर थे और दिल्ली में पोस्टेड थे। इनकी पत्नी थी 28 साल की अनीता मीणा। ये झालावाड़ के गायत्री कॉलोनी की रहने वाली थी। ये एक सरकारी टीचर थी और असनावर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड थी। चेतन प्रकाश और अनीता के दो बच्चे भी थे, एक 5 से 5.5 साल का और दूसरा लगभग 4 महीने का। दोनों ही बेटे थे। यहां पर बात हो रही है साल 2018 के दिनों की। इन दिनों चेतन अपनी नौकरी की वजह से दिल्ली में रहा करते थे और अनीता अपनी नौकरी के कारण झालावाड़ में थीं। वैसे पति हर महीने 1-2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर पर आते रहते थे। जब भी चेतन राजस्थान आते तो सबसे पहले अपने माता पिता से मिलने के लिए कोटा के रामगंज मंडी जाते और उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों के पास आते हैं। पति पत्नी ने मिलकर झालावाड़ के एक हाउसिंग बोर्ड में खुद का घर भी खरीद लिया था, जून 2017 के आसपास। पत्नी अपने बच्चों के साथ यहीं पर रहती थी। जब ये वाला घर नहीं था तो अपने मायके में रहती, अपने माता पिता के पास, क्योंकि वहां से स्कूल नजदीक था। फिर नया घर लेने के बाद यहां शिफ्ट हो गए। इस घर में दोनों परिवार का भी आना जाना था। सब मिलजुल कर रहा करते थे। इनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटा बहू अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके थे। परिवार कंप्लीट हो चुका था, सुखी था। हर मायने में ये परिवार अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइंस डे का दिन। इसी दिन चेतन प्रकाश 2 दिनों की छुट्टी लेकर राजस्थान आते हैं। हमेशा की तरह पहले ये अपने माता पिता से मिलने गए, कुछ घंटे उनके साथ बिताते हैं। उसके बाद शाम के करीब 6 बजे इन्होंने झालावाड़ जाने के लिए ट्रेन पकड़ा। आमतौर पर ये 1 घंटे में आराम से हाउसिंग सोसाइटी पहुंच जाया करते थे। इन्होंने इसी बीच अपनी पत्नी को कॉल करके इन्फॉर्म भी किया कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब घर पर पत्नी और बच्चे बेसब्री से चेतन का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पत्नी के पास चेतन की तरफ से एक मैसेज जाता है कि ऑटो रिक्शा से पाटन होते हुए आ रहे हैं। समय बीत रहा था, रात हो रही थी। अब रात के 8 बज जाते हैं। अभी तक चेतन घर नहीं पहुंचे। पत्नी को थोड़ी चिंता होने लगती है। 6 बजे ही ट्रेन से पति रवाना हुए थे, लेकिन 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे। पत्नी ने जानकारी के लिए पति को कॉल किया, लेकिन अब उनका फोन रहस्यमय तरीके से बंद हो चुका था। वो कॉल नहीं उठा रहे थे। कई बार अनीता उनका फोन ट्राई करती हैं। इसके बाद इन्होंने अपने ससुर को कॉल किया। आखिर कब चेतन वहां से निकले थे, अभी तक पहुंचे नहीं है। ये सुनकर ससुर जी को भी हैरानी हुई। अनीता ने अपने जानकार के और भी रिश्तेदारों को कॉल लगाया जिनके यहां भी चेतन जाते थे, पर उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। चेतन उनके घर नहीं आए हैं। इसके बाद अनीता ने अपने और भी करीबी रिश्तेदारों को कॉल लगाया। इनमें से ही एक थे मनमोहन मीणा। ये गायत्री कॉलोनी में रहते थे, वही जगह जहां पर अनीता का मायका था। ये रिश्ते में चेतन प्रकाश के साले साहब लगते हैं, यानी अनीता के भाई थे। मनमोहन मीणा ने अपनी बहन से कहा कि आप चिंता मत करो, ये खुद उन्हें जाकर ढूंढेंगे। अब ये निकल भी पड़ते हैं। जानकारी के अनुसार वह झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर ऑटो रिक्शा में बैठ गए थे। तभी उन्होंने उनको मैसेज करके बताया था कि पाटन होते हुए आ रहे हैं। इसी के अनुसार साले साहब उन रास्तों पर जा रहे थे, पता कर रहे थे। खोजते खोजते ये पहुंच जाते हैं झालरा पाटन भवानी मंडी मार्ग पर। यहीं रलायता रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। साले साहब ने देखा कि यहां पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। जब ये करीब गए तो देखा कि यहां पर इनके जीजाजी चेतन प्रकाश बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। आखिर इनको क्या हो गया, ये यहां पर क्यों पड़े हुए हैं? कैसे आए फैरन साले साहब? कुछ लोगों की सहायता से जीजाजी को लेकर एसआरजी हॉस्पिटल निकल गए। इनकी सांसें नहीं चल रही थीं। डॉक्टर ने भी इनको हॉस्पिटल में चेक किया और कहा कि ये अब इस दुनिया में नहीं है।
ये सुनते ही मनमोहन मीणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये अपनी बहन और बाकी सबको इस घटना की सूचना देते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को भी सूचना दे दी। अब झालावाड़ सदर थाने के पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर से परिजन और रिश्तेदार भी यहां पर आते हैं। आखिर चेतन को क्या हुआ था? इनके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था। कपड़े भी ठीक ठाक और साफ सुथरे थे। कहीं कोई संघर्ष का निशान नहीं थे। देखकर ऐसा भी नहीं लगा कि इनका किसी साथ मारपीट हुआ हो या कुछ अजीब हुआ हो। पर फिर भी चेतन प्रकाश को हुआ क्या? इनके साथ ऐसी अनहोनी कैसे हो गई? उसके बाद अगले दिन 15 फरवरी को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बीआरएस हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में डॉक्टर्स के पैनल द्वारा सारी प्रक्रिया होती है। अब चेतन प्रकाश कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, एक ऑफिसर थे। वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये मामला भरा था। हाई प्रोफाइल था। डॉक्टर ने उनके कुछ सैंपल्स प्रिजर्व करके जयपुर एफएसएल भिजवा दिए। यहां पर पोस्टमार्टम जो हुआ था उसमें डॉक्टर्स को कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिर चेतन के साथ जो भी अनहोनी हुई उसके पीछे का कारण क्या था? डॉक्टर ने यह भी बताया कि चेतन के हाथ और पैर के नाखूनों में कुछ नीलापन है, थोड़े से नीले हो गए हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता था? यह तो विसरा जांच हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के बाद ही पता चल सकता था। इसी 15 फरवरी को चेतन के पिता महादेव मीणा जी सदर थाने में बेटे के संदिग्ध परिस्थिति को देखते हुए मामला दर्ज करवाते हैं। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत केस दर्ज कर लिया। सभी लोग यही मानकर चल रहे थे कि किसी बीमारी की वजह से वो सब कुछ हुआ है। शायद हृदय ने काम करना बंद कर दिया हो, अचानक से यह सब कुछ हुआ था। अभी यह मामला ठंडा पड़ा हुआ था क्योंकि कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे। घर में सबका रो रो कर हाल बेहाल था। सभी दुखी थे। एक तरफ पत्नी बच्चों को लेकर रो रही थी, दूसरी तरफ बाकी परिवार के लोग। एक बिंदु पर पुलिस को यह भी लगा कि कहीं कोई बाहरी ताकत या कोई खुफिया एजेंसी तो चेतन प्रकाश के पीछे नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये एक आईबी ऑफिसर थे, अंदर के आदमी थे। इन्हें कुछ रहस्य पता हो जिसकी जानकारी उन्हें चाहिए हो, और जब नहीं मिल पाया तो रास्ते से हटा दिया। या फिर इन्हें उस देश की कोई जानकारी पता लग गई हो। वक्त बीत रहा था लेकिन केस अभी भी वहीं पर था। इसी दौरान चेतन प्रकाश के पिताजी भी इधर उधर भटक रहे थे, चक्कर काट रहे थे, केस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने 5 मार्च 2018 को एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वैसे अभी तक केस में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। पहले झालावाड़ सदर थाने गए थे, लेकिन वहां पर सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ। तब भी केस में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद भी कुछ नहीं होता है, यहां पर भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद पिता 9 मार्च को लिखित में एक शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट करते हैं। इसके अगले दिन 10 मार्च को हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी आती है, लेकिन असल में क्या हुआ था चेतन के साथ, ये चीज कंफर्म नहीं थी। इनके पिताजी लगातार जगह जगह पर भटक रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे कि अच्छे से जांच हो। ऐसे करते करते लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। अब जाकर कोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज होती है। सदर थाने में आईपीसी 302 और 120 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज होता है। पिताजी ने कहा कि ये और उनका परिवार पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। आप चाहें तो किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व एडिशनल एएसपी कर रहे थे। इसमें सदर थाना प्रभारी, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कुछ और भी कांस्टेबल, इसके अलावा कई और ऑफिसर्स थे। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश होती है कि घटना वाले दिन यानी 14 फरवरी को चेतन प्रकाश का रूटीन क्या था, दिनचर्या क्या थी। इनके परिवार के लोगों जैसे कि पत्नी, पिता, भाई, सबसे पूछताछ की गई। उस दिन कौन कौन से लोग चेतन से मिले थे, दिल्ली और राजस्थान के बीच कहां-कहां पर ये जा सकते हैं, हर चीज, हर डिटेल पुलिस को जानना था। दिल्ली में चेतन के कलीग से भी बातचीत किया जाता है। साइबर टीम ने इनकी उस समय की कॉल डिटेल और लोकेशन हिस्ट्री भी निकलवाई। इनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया कि कहीं कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई रंजिश हो, हाल के समय में किसी के साथ बहसबाजी हुई हो,
झगड़े जैसी वारदात हुई हो। एक और भी सवाल था कि चेतन रलायता रेलवे क्रॉसिंग पुलिया के पास क्या करने गए थे, जबकि ये तो ऑन्टो से पाटन होते हुए फ्लैट जा रहे थे। ये भी हो सकता है कि घटना को अंजाम देने के बाद इन्हें यहां पर लाकर फेंक दिया गया हो। पुलिस की निगाह एक और चीज पर पड़ती है। जब ये लोग चेतन के फोन की एक्टिविटी चेक कर रहे थे, 14 फरवरी की रात 8:30 बजे तक इन्हें साले साहब ने ढूंढकर अस्पताल भिजवा दिया था। पर उस समय चेतन के पास उनका कोई भी फोन नहीं था, बल्कि पुलिस को एक्टिविटी जांच में मिला कि तब भी मोबाइल फोन एक्टिव था और काफी समय बाद जाकर स्विच ऑफ हुआ। यानी जिसने भी घटना को अंजाम दिया, चेतन का फोन उसके पास रहा होगा। उसी ने शायद अनीता को मैसेज किया था ताकि परिवार घबराकर पुलिस को न बता दे कि अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस की टीम्स रामगंज मंडी, रलायता, झालावाड़ रेलवे स्टेशन, इसके अलावा भी जहां जहां पर चेतन गए थे, वहां वहां जाकर छानबीन करते हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास तलाशी ली गई, शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। चेतन की लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उनकी शादी अनीता से 21 जनवरी 2011 को हुई थी। यह अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी सबकी सहमति से हुई। उस समय अनीता सेकंड ग्रेड की सरकारी टीचर थी, झालावाड़ में ही। 2008 में इनका सिलेक्शन हुआ था थर्ड ग्रेड की पोस्ट पर। फिर बाद में इनका प्रमोशन होकर सेकंड ग्रेड में हुआ। जब इनकी शादी हो गई तो उसके करीब 6 महीने के बाद चेतन प्रकाश की भी आईबी में ज्वाइनिंग हो जाती है और पोस्टिंग दिल्ली में हुई। 2012 में इनका बड़ा बेटा होता है। पहली संतान पाकर परिवार खुश था। वैसे उस वक्त अनीता अपने मायके में रहा करती थी क्योंकि वहां से स्कूल करीब में था। जब ये असनावर स्कूल में पोस्टेड थी तो वहां दिसंबर 2014 में एक नई महिला टीचर की भी नियुक्ति होती है। वो भी मैरिड थीं। कभी कभी उनके पति स्कूल में ड्रॉप करने के लिए और छुट्टी होने के बाद पिक करने के लिए आते रहते थे। उनके पति का नाम था प्रवीण राठौड़। ये झालावाड़ पुलिस के गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने और लेने के दौरान इनकी मुलाकात होती है अनीता मीणा से। जब अनीता ने इनको पहली बार स्कूल में देखा तो इनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। ये बचपन से ही प्रवीण को जानती थीं, लगभग क्लास 7वीं से। दोनों पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों अलग हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। प्रवीण राठौर झालावाड़ में ही मंगलपुरा रोड के पास रहता था। बचपन में खेलने कूदने के दौरान, स्कूल आने जाने के दौरान दोनों में जान पहचान हुई थी, लेकिन जब ये बड़े हो गए तो अपने अपने रास्ते चले गए। पर अब कई सालों के बाद फिर से इनकी मुलाकात होती है। साल 2015 में जब रक्षाबंधन का त्योहार था तो अनीता ने प्रवीण को घर पर बुलाया। उस समय चेतन प्रकाश भी यहीं पर मौजूद थे। अनीता अपने पति को प्रवीण से मिलवाती है और पुरानी यादों के बारे में बताया। इसके बाद अनीता ने प्रवीण को राखी बांध दी। दोनों एक दूसरे को मुंह बोले भाई बहन मानते थे। जून 2017 में अनीता और चेतन ने मिलकर जो हाउसिंग बोर्ड में घर खरीदा था, उसको भी प्रवीण ने ही दिलवाया था। उसने ब्रोकर का काम किया था। वो घर पति पत्नी ने 35 लाख रुपए में खरीदा। इसमें से 10 लाख रुपए प्रवीण लेता है ब्रोकर के रूप में। वह कभी कभी प्रवीण अपनी मुंह बोली बहन से मिलने के लिए भांजे को देखने के लिए आता रहता था। इधर करंट टाइम की बात करें तो पुलिस चेतन के करीबी लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी। उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, फोन का बाकी डेटा, सब कुछ एग्जामिन किए जा रहे थे। इसमें अनीता का भी मोबाइल था, लेकिन उसके फोन में कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी डेटा नहीं था। जैसे पूरे मोबाइल को क्लीन किया गया हो, फॉर्मेट करके सारा डेटा इरेज किया गया हो। पर ऐसा अनीता क्यों करेगी? खैर, पुलिस टेक्निकल एक्सपर्ट से डेटा रिट्रीव करवाती है। इसमें पता चला कि अनीता की अपने मुंह बोले भाई प्रवीण से काफी ज्यादा कॉल पर बातचीत होती थी। चेतन के साथ हुई उस घटना वाले दिन भी अनीता ने प्रवीण से काफी बात किया था। पर आखिर उस दिन ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था जो इतनी बार कॉल आए गए? हालांकि इसके पहले भी बात होती रहती थी। पुलिस को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं जो अनीता और उसके पति चेतन के थे। इसमें दोनों किसी बात को लेकर झगड़ा करते नजर आए। पति पत्नी के बीच किस बात का तनाव था, इसके बारे में पुलिस चेतन के परिजनों से पूछती है। वे बताते हैं कि पिछले कई महीनों से अनीता और चेतन के रिश्ते ठीक नहीं थे। आए दिन झगड़े होते। उन झगड़ों की वजह था
प्रवीण। चेतन को प्रवीण का घर पर आना पसंद नहीं था। ससुराल के लोग भी जब फ्लैट में जाते थे तो प्रवीण वहां मौजूद होता था। इन्होंने भी उसको कई बार कहा कि ऐसे यहां पर मत आया करो। जब चेतन घर पर हो तभी आओ। भले एक दूसरे को भाई बहन मानते हो, लेकिन ऐसे आना ठीक नहीं है। लेकिन प्रवीण मानता नहीं था। वह अक्सर ही अनिता से मिलने के लिए फ्लैट में आता। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस ने सोचा कि एक बार प्रवीण से बात करनी चाहिए। शायद उसको कुछ चेतन के बारे में पता हो। अभी तक प्रवीण राठौर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में कांस्टेबल बन चुका था। ये झालावाड़ में पोस्टेड था। इन्वेस्टिगेशन करते करते कई हफ्ते बीत चुके थे। अप्रैल में एफआईआर दर्ज हुई। अब जून का महीना आ गया। पुलिस की टीम प्रवीण के घर पर पहुंची। घर वाले बताते हैं कि बेटा तो 14 जून को ही शहर से बाहर चला गया था। उसने कहा कि उसको कुछ सरकारी काम आ गया है, अजमेर जाना है। अगर उसका फोन स्विच ऑफ भी हो जाए तो चिंता मत करिएगा, जरूरी काम के चलते बंद करना पड़ सकता है। इतना कहकर वो चला गया। अब पुलिस अपनी तरफ से पता करती है, पर ऐसा कोई भी सरकारी काम नहीं था। किसी भी तरह की ड्यूटी प्रवीण को नहीं सौंपी गई थी। फिर वो क्यों जाएगा? अब पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगती है कि प्रवीण इस घटना में शामिल हो सकता है। उसको पता चल गया होगा कि पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आने वाली है, तभी भाग गया। टेक्निकल टीम ने भी इसकी सारी कॉल डिटेल्स और बाकी इंफॉर्मेशन निकाली। इससे एक और आदमी का पता चलता है। उसका नाम था शाहरुख खान। घटना वाले दिन इसकी भी प्रवीण से काफी बातचीत हो रही थी। लगातार ये दोनों संपर्क में थे। अब पुलिस ने इसके बारे में पता लगाया। ये आदमी झालावाड़ के तोपखाना मोहल्ले का रहने वाला था और वाहनों की खरीद बिक्री आरटीओ एजेंट के रूप में काम करता था। 19 जून 2018 तक पुलिस इसको हिरासत में लेने में कामयाब हो जाती है। इसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ हुई। अब जाकर कहानी की सारी परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। आखिर चेतन के साथ ऐसा क्या किया गया था कि कोई भी सुराग किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया। यहां तक कि 4 महीने की डेट वाली एक एफएसएल रिपोर्ट 9 मई को पुलिस के पास आई थी। उसमें भी 3 अलग अलग सैंपल्स की जांच हुई। इसमें हैवी मेटल टेस्ट, एथाइल, मिथाइल ओएच, एल्केलॉइड, साइनाइड, बारबिटुरेट, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, ऐसे हर तरह के केमिकल्स को टेस्ट किए गए, पर वो सब कुछ भी नेगेटिव आया था। अब शाहरुख खान पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है। ये शुरू से अंत तक प्रवीण के साथ सहयोगी था। प्रवीण इसे दिसंबर 2017 में मिला। इसने इससे कहा कि इसकी एक बहन है, उसका पति उसे परेशान करता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, उसको रास्ते से हटाना है। प्रवीण ने चेतन के असली काम के बारे में शाहरुख को नहीं बताया कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर ऑफिसर है। बस कहा कि दिल्ली में कंप्यूटर पर काम करता है, कहीं वह डर कर पीछे न हट जाए। प्रवीण ने इसको 3 लाख रुपए दिए सुपारी के रूप में। यह चेतन का नाम पता भी बताता है। अब शाहरुख ने अपने कुछ साथियों को इस साजिश में जोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने 5 से 7 बार उसको रास्ते से हटाने का प्रयास किया था। पहला प्रयास 25 दिसंबर 2017 को हुआ। चेतन जब झालावाड़ से वापस दिल्ली जा रहा था तो कुछ बदमाश उसी ट्रेन में जाकर बैठ गए। सोचा कि ट्रेन से बाहर धक्का दे देंगे। उस समय सर्दी का मौसम था। सभी लोग मुफलर लगाकर घूम रहे थे। इसी वजह से चेतन भी आंखों से ओझल हो गया और बच गया। दिल्ली तक जाकर भी बदमाश लौट आते हैं। इधर शाहरुख और इसके साथियों का काम जारी था। उधर प्रवीण ने एक और तरकीब सोची। इसका एक दोस्त था, संतोष निर्मल। ये आदमी मेडिकल फील्ड में था। ये एक राजकीय हीरा कुंवर महिला हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए मेल नर्स काम कर चुका था और एक ऑनर्थोपेडिक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा था। संतोष और प्रवीण साथ में जिम करते हुए और क्रिकेट खेलते हुए मिले थे। तभी से दोनों में जान पहचान हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। प्रवीण संतोष से कांटेक्ट करके केमिकल्स के बारे में जानकारी लेता है। ऐसे केमिकल के बारे में बताओ जिसे इंसान का तुरंत खेल खत्म हो जाए और किसी मेडिकल रिपोर्ट में भी ना आए। संतोष ने कहा, ठीक है, ये पता करके बताएगा। प्रवीण भी बकायदा उसके बारे में रिसर्च करता है। इंजेक्शन लगाने का तरीका सीखना है, कैसे बॉटल से कोई दवा इंजेक्शन में लिया जाता है, किस तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। 31 दिसंबर 2017 को संतोष
500 mg या 10 ईमेल की 2 बॉटल्स ऑपरेशन थिएटर के स्टोर रूम से चुराकर प्रवीण को देता है। हम आपको इस दवा का नाम नहीं बता सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स अक्सर करते हैं। इसीलिए कोई भी डॉक्टर इस केमिकल के बारे में पता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसी केमिकल का उपयोग करके ये लोग छानबीन कर रहे थे। इसलिए किसी भी रिपोर्ट्स में इसका जिक्र नहीं करते थे, नजरअंदाज कर देते थे। अब जब डॉक्टर खुद ही इसका उपयोग कर रहे हैं, तो मेंशन करने की क्या जरूरत है? इसलिए चेतन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कथित तौर पर प्रवीण ने संतोष से ये कहकर केमिकल मांगा था कि किसी पार्टी में उसका नशा करना है। पर यह कितना झूठ और सच है, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। प्रवीण को पता चलता है कि 4 जनवरी 2018 को फिर चेतन झालावाड़ आने वाला है। इस बार प्रवीण ने झालावाड़ के नला मोहल्ला निवासी शाकिर से बात की, जो ट्रक ड्राइवर था। इसको 20,000 रुपए दिए। अब ये सड़क पर काम अंजाम देना चाहते थे, ताकि ये कोई हादसा लगे। प्लान के तहत जैसी सोच थी, चेतन यहां पर आता भी है। ये जहां पर आने के बाद स्कूटी से कहीं जा रहा था, इसका ट्रक से पीछा किया जाता है। लेकिन सुकेत नामक जगह पर वह तेजी से स्कूटी चलाकर निकल गया। ट्रक पीछे ही रह जाता है। ये प्लान फेल हो गया। अब फिर से अगले दिन 5 जनवरी का प्लान बनता है। इस दिन भी चेतन स्कूटी से निकलने वाला था। शाकिर, फरहान और प्रिंस, ये तीनों ट्रक से चेतन का पीछा करते हैं। वैसे फरहान और प्रिंस शाहरुख के ही साथी थे। ये लोग झिर्रिया घाटी स्थित हनुमान जी मंदिर के पास साजिश में कामयाब हो जाते हैं। चेतन स्कूटी से गिर गए। उन्हें काफी चोट आती है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खुशकिस्मती से ये ठीक थे। चोट गहरी नहीं आई थी, लेकिन स्कूटी को काफी नुकसान हुआ था। अब पुलिस अस्पताल में चेतन का स्टेटमेंट लेने के लिए आती है। प्रवीण भी यहां पर था। इसने रिपोर्ट में लिखा कि रास्ते में जानवर आ गया था, जिससे इन्होंने अपना बैलेंस खो दिया, जबकि पीछे से तो ट्रक आया था। प्रवीण ने चेतन को समझाया कि अगर ट्रक की बात आई तो स्कूटी के डैमेज का क्लेम नहीं मिल पाएगा। रिपेयर कराने में खुद के पैसे जाएंगे, जबकि ये प्रवीण की साजिश थी। अगर सच लिखा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, शाकिर को पकड़ेगी, फिर भांडा फूट जाएगा। जानबूझकर 5 जनवरी की रिपोर्ट भी 12 जनवरी को सबमिट की गई, जब चेतन दिल्ली में था। तब भी प्रवीण और शाहरुख ने वहां पर बदमाश भेजे। लेकिन फिर हुआ कि हाई सिक्योरिटी वाली जगह है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, पकड़े जा सकते हैं। ऊपर से घटना भी ऐसे अंजाम देना था ताकि ये नेचुरल लगे, साजिश ना लगे। ऐसे ही ये लोग 5 से 7 बार प्रयास करते हैं। अंतिम में उस केमिकल का इस्तेमाल किया जिसे प्रवीण ने संतोष से लिया था। 14 फरवरी को फिर से चेतन झालावाड़ आने वाला था। अब इन्होंने अच्छे से प्लानिंग की, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब चेतन रामगंज मंडी गया अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो इधर से प्रिंस शाहरुख को बाइक से सुकेत छोड़ देता है। यहां से शाहरुख ने चेतन के घर से ही पीछा करना शुरू कर दिया। ट्रेन में भी पीछा कर रहा था। इधर झालावाड़ रेलवे स्टेशन के पास फोर्ड फिगो कार में प्रवीण, फरहान और प्रिंस वेट कर रहे थे। चेतन ट्रेन से यहां पर आता है और पैदल ही घर पर जाने लगा। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते पर प्रवीण ने तीनों साथियों की मदद से उसे जबरदस्ती कार की पिछली सीट पर बिठा लिया और चल पड़े। ये कार को आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दी घाटी रोड पर ले गए। यहां पर प्रवीण और चेतन के बीच में बहसबाजी होती है। अब इसका टॉपिक क्या था? वो था एक बच्चा। दरअसल अनीता दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी। अक्टूबर 2017 में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। उसी बच्चे को लेकर दोनों में बहस हुआ। फिर प्रवीण के इशारा करते ही उसके साथियों ने चेतन के हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रवीण 2 इंजेक्शन तैयार करता है और दोनों पैरों में जांघ के पास लगा दिया, जिससे चेतन बेहोश होने लगा। फिर उसके नाक पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे बिना हाथापाई, बिना मारपीट के काम को अंजाम दिया गया। चेतन का मोबाइल प्रवीण ने ले लिया और उससे उसकी पत्नी को मैसेज किया कि ऑटो से पाटन होते हुए आ रहा हूं। यह बात सबको गुमराह करने के लिए था। फिर रेलवे क्रॉसिंग के पास उसको फेंक देते हैं। शाहरुख ने खुलासे में बताया कि इस साजिश में फरहान, प्रिंस, संतोष, निर्मल, प्रवीण राठौड़, इनके अलावा चेतन की पत्नी अनिता भी शामिल थी। 19 जून को पुलिस ने शाहरुख को उठाया था। 21 जून को ट्रक चालक शाकिर को उठाया गया।
22 जून को संतोष को पकड़ा जाता है। 24 जून को प्रिंस भी पकड़ा गया। ये आरटीओ में साफ सफाई का काम करता था। इसको साजिश में जोड़ने के बाद शाहरुख डेली 50 रुपए देता था और घटना के बाद 150 रुपए देने लगा। वैसे इसकी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए इसे जुवेनाइल होम भेजा जाता है। 25 जून को अनिता को भी अरेस्ट किया गया। अनिता और प्रवीण ने दुनिया के लिए एक दूसरे को भाई बहन बना लिया था, जबकि ये एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसा इसलिए किया था कि किसी को शक न हो अगर ये मिले भी। 2008 में अनिता की नौकरी लगती है। प्रवीण भी पुलिस कांस्टेबल बन गया। ये दोनों अपने अपने घरों पर एक दूसरे के बारे में बताते हैं, लेकिन इन दोनों के की जाति अलग थी, इसलिए परिवार नहीं माना। अनीता की शादी कहीं और करा दी गई, जो चेतन था। 21 जनवरी 2011 को इधर प्रवीण की भी शादी हो जाती है। लेकिन फिर से दोनों मिलते हैं जब प्रवीण की पत्नी की नौकरी उस स्कूल में लग गई जहां पर अनीता थी। ये बस एक इत्तेफाक था। ऐसे ही दोनों फिर से मिलते हैं। अब लगा कि इन्हें साथ होना चाहिए। अनीता के पति दिल्ली में रहते थे, कभी कभी घर आते। उससे प्रवीण को भाई के तौर पर पहचान कराई गई ताकि वो भी शक न करे, क्योंकि उसका पति तो दिल्ली में रहता था और घर दिलवाते समय खुद भी 10 लाख रुपए लेता है। प्रवीण ही कन्विंस करके अनीता और उसके पति को अलग जगह पर घर दिलवाता है ताकि अनीता वहां पर अकेली रहे, क्योंकि उसका पति तो दिल्ली में रहता था और घर दिलवाते समय खुद भी 10 लाख रुपए लेता है। जब यह घर खरीदा गया जून 2017 में, उस समय अनीता प्रेग्नेंट थी। यह बच्चा चेतन का नहीं बल्कि प्रवीण का था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों अनीता के शादी की सालगिरह के दिन यानी 21 जनवरी 2017 को करीब आए थे। उसके बाद ही प्रवीण ने कहना शुरू किया कि अलग घर लेकर रहो, पर इसका लगातार घर आने से परिवार को संदेह हुआ। चेतन को शक होता है। पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए। जब अनीता हॉस्पिटल में एडमिट हुई बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो प्रवीण उसके साथ हर समय था, जैसे कि वही बच्चे का पिता हो। जिस तरह से वह बच्चे की देखभाल करता था, उसके कपड़े बदलता था, डायपर चेंज करता था, उससे परिवार को भी अजीब लगने लगा। उन्होंने चेतन को बताया। यहीं से पति पत्नी के बीच बड़ा क्लेश शुरू हो जाता है। चेतन कहने लगा कि दूसरा बेटा इसका नहीं है, उसका डीएनए जांच कराओ। इसी के बाद अनीता और प्रवीण मिलकर साजिश रचना शुरू करते हैं। इन्होंने वैलेंटाइंस डे का दिन इसलिए चुना क्योंकि प्रवीण अनीता को तोहफा देना चाहता था, उसके पति को रास्ते से हटाकर। तभी पत्नी अपने पति को बुलाती है, वैलेंटाइंस डे के दिन की घर आ जाओ, साथ रहेंगे। अनीता प्रवीण को चेतन की हर जानकारी दे रही थी, कब कहां पर वह आने वाला है। 18 अगस्त 2018 तक प्रवीण भी पकड़ा जाता है। किसी मुखबिर से टिप मिला था, उसके जरिए नाकाबंदी करके कार सहित इसको पकड़ा गया। फिर इसके निशानदेही केमिकल की बोतल, इंजेक्शन सब कुछ बरामद हो जाता है। आगे पुलिस एफएसएल से उस केमिकल की भी जांच करवाती है जिसका उपयोग किया गया था। इसके बारे में शाहरुख ने बता दिया था। रिपोर्ट में पाया जाता है 2 सितंबर 2018 को पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट सबमिट करती है। ये केस कोर्ट में करीब 7 सालों तक चला और अब जाकर मई 2025 में इसका फैसला आया। एससी एसटी कोर्ट शाहरुख और प्रवीण को उम्र कैद, इसके अलावा अनीता और संतोष को 14 साल की सजा सुनाती है। साथ में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सबूतों के अभाव में फरहान बच गया, क्योंकि एक की उम्र 18 साल से कम थी, तो वह 3 साल में छूट गया। हालांकि चेतन के पिताजी इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। अब ये केस संभवतः राजस्थान हाईकोर्ट में जाएगा। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।